नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से संचालित हो पा रही है। आज हम लोग सामान्य हिंदी के संदर्भ में 32वें प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करने चल रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस पब्लिक चैनल को फॉलो करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर प्राप्त करते रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपके पास 20 सेकंड का वक्त होगा हर प्रश्न के लिए और 20 सेकंड में आपको अपने प्रश्न का जवाब देना है। तो आइए बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है इस समय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है। विकल्प ए है अप्रमाणित, बी है अनुपमेय, सी है अप्रमेय और डी है अप्रामाणिक। अप्रमाणित का अर्थ होता है जिसका कोई प्रमाण न हो। अनुपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना किसी से न की जा सके, अद्वितीय हो जो। और यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है आपका अप्रमेय का अर्थ होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जबकि अप्रामाणिक का अर्थ होता है जिसका प्रमाण प्राप्त न हो। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही है। अप्रमेय का अर्थ होता है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, इस समय आपके स्क्रीन पर है, आपके सामने है और आप इस प्रश्न को देखिए और इसका आंसर जज कीजिए। निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमहि, जाय जाय सुखदीन। उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की निष्पत्ति हुई है? विकल्प ए है करुण रस, बी है वीर रस, सी है रौद्र रस और डी है भयानक रस। मैंने आपको इसके पहले भी बताया है और आज फिर बता रहा हूँ, जहाँ पर किसी काव्य पंक्ति को पढ़ने के बाद उत्साह का संचार होता है, वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? निशिचरहीन करहु मही, भुज उठाई पनकीन। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी भुजा को ऊपर उठा करके यह प्रण किया कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुखदीन, और सभी मुनियों के आश्रम में जा जा करके उन्हें सुख प्रदान करूंगा। तो यहाँ पर उत्साह का भाव होने की वजह से वीर रस है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, यह तेरा शिशु जग है उदास, इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है उपमा, बी है यमक, सी है रूपक और डी है श्लेष। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प सी, इसमें रूपक अलंकार है। कैसे है? मैंने कई बार आपको बताया है, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर यह तेरा शिशु जग है उदास, हे ईश्वर यह आपका बालक रूपी जगत अत्यंत उदास है। तो बालक रूपी जगत है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जग उपमेय है और शिशु उपमान है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों के बीच में है क्या? दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हे ईश्वर तुम्हारा यह शिशु रूपी संसार उदास है। संसार की तुलना किससे की गई है? बच्चे से की गई है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, अभेद आरोप किया गया है संसार और शिशु के बीच में। तो जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में अभेद आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर विकल्प सी आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा चौथा प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। विकल्प ए है रोला, बी है चौपाई, सी है सोरठा और डी है बरवय। रोला
सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। चौपाई भी सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा, सोरठा और बरवय ये तीनों ही अर्ध सममात्रिक छंद हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में जहां 13-13 मात्राएं होती हैं, वहीं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि इसका ठीक उल्टा होता है सोरठा। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि बरवय के पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए विकल्प सी आपका दोहे का ठीक उल्टा है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? विकल्प ए है सार्वनामिक विशेषण, बी है गुणवाचक विशेषण, सी है संख्यावाचक विशेषण और डी है परिमाण बोधक विशेषण। तो यहां पर विद्वान व्यक्ति का गुण है, यहां पर व्यक्ति विशेष है और विद्वान गुणवाचक विशेषण है। तो सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा? विकल्प बी होगा, गुणवाचक विशेषण। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण के विद्वानों ने 7 भेद स्वीकार किए हैं, हालांकि 7 से ज्यादा भी हैं। वास्तव में गुणवाचक विशेषण के 10 भेद पाए जाते हैं, लेकिन विद्वान 7 ही मानते हैं। इन्हीं 7 में से एक भेद है गुण। तो गुण के अंतर्गत ये विद्वान शब्द आता है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में व्यक्ति की विशेषता है विद्वान। तो यहाँ पर व्यक्ति विशेष्य है और विद्वान विशेषण है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। विकल्प ए है अपभ्रंश से, बी है लौकिक संस्कृत से, सी है पाली संस्कृत से और डी है वैदिक संस्कृत से। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो हुई है वो वैदिक संस्कृत या संस्कृत से हुई है या वैदिक संस्कृत से हुई है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदि उत्पत्ति मानी जाती है इसकी, वह वैदिक संस्कृत से है, जबकि इसकी वास्तविक उत्पत्ति किससे हुई है? अपभ्रंश से हुई है। हाँ, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो संपूर्ण हिंदी की बात अगर की जाए तो मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। क्यों, कैसे हुई है? अच्छा ये बताइए। अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई है, तो अगर हिंदी की मूल उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो किससे हुई? अपभ्रंश से हुई है। इसका मतलब हिंदी की माता कौन है? अपभ्रंश है। आप जानते हैं सबसे पहले लौकिक वैदिक संस्कृत, फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत, फिर पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, तब हिंदी आया। तो अपभ्रंश के से ठीक पहले, इसका मतलब अपभ्रंश किसकी बेटी है? तो ये आप सॉरी हिंदी किसकी बेटी है? तो अपभ्रंश की। लेकिन इन सारी भाषाओं की अगर जननी की बात किया जाए तो वो संस्कृत होगी। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के तुरंत बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए अपभ्रंश ही हिंदी की जननी मानी जाती है। हालांकि अगर इन भाषाओं की आदि उत्पत्ति की बात की जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? वैदिक संस्कृत होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, आंख का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प ए है बुढ़ापा आ जाना, बी है प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, सी है निर्लज्ज हो जाना और डी है देखने की ताकत कमजोर पड़ना। देखिए, कभी कभी आपने गांव में देखा होगा, कुछ लोग जो ऐसे लोग होते हैं थोड़ा सा निर्लज्ज टाइप के, वो आप कहते हैं कि अरे तुम्हारी तो आंख का पानी ही ढल गया है, समाप्त हो गया है। तो वास्तव में ये आंख का पानी ढल जाना का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपनी बेइज्जती को महसूस नहीं करता है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आंख का पानी ढल जाना का मतलब होगा निर्लज्ज हो जाना। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? विकल्प ए है कुसुम, कुसुम का अर्थ होता है फूल, ये तत्सम शब्द है। वंश,
चूंकि यहाँ पर तालव्य श है तो वैसे भी ये तत्सम शब्द है। गदर्भ, गदर्भ भी तत्सम शब्द है। और नेह, नेह का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह जिसे आप कहते हैं। तो इसलिए विकल्प डी आपका यहाँ पर क्या है, तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द नहीं है। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? विकल्प ए है परीक्षा, बी है परीक्षा, सी है परीक्षा और डी है परीक्षा, परीक्षा। तो इसमें आपका सही जवाब है क्या, विकल्प सी परीक्षा। परीक्षा जो है वर्तनी के दृष्टिकोण से सही है। और आप जानते हैं वर्तनी की शुद्धि तभी हो सकती है और तभी आप शुद्ध रूप से वर्तनी की पहचान कर सकते हैं जब लगातार आप लिखते हो और लगातार आप वर्तनी पर ध्यान देते हो। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? विकल्प ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, बी है भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, सी है श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, डी है श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। इसमें अगर आप पहले वाक्य में देखिए, अनेक अपने आप में बहुवचन शब्द है, इसलिए अनेक का अनेकों कभी नहीं होगा। पहले वाक्य में भी अनेकों है इसलिए वाक्य गलत है, दूसरे वाक्य में भी अनेकों है इसलिए वाक्य गलत है, तीसरे वाक्य में भी अनेकों है इसलिए वाक्य गलत है, जबकि चौथे वाक्य में अनेक है जो सर्वथा उपयुक्त और सही है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है होना चाहिए, अनेकों कोई शब्द नहीं है और अनेकों शब्द गलत है क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। तो विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, इस वाक्य में ही अशुद्धि नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? विकल्प ए है भोजपुरी, बी है अवधी, सी है ब्रज और डी है खड़ी बोली। आप जानते हैं जो हमारी ब्रज भाषा है वो औकारांत भाषा है। कौन सी भाषा है? औकारांत भाषा है। जैसे देखिए, मया मोहि नहीं माखन खायो, तो आयो, गयो, पढ़्यो, लिख्यो, ये सब क्या हैं? आपके ब्रज भाषा के शब्द हैं। और ब्रज भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? शब्दों के अंत में औ की मात्रा आती है, इसी को हम औकारांत शब्द कहते हैं। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आयो, गयो, खायो, पियो, ये सब क्या हैं? आपके ब्रज भाषा के शब्द हैं। विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति इसके लिए उपयुक्त शब्द है? वक्ता, बी है अधिवक्ता, सी है प्रवक्ता और डी है वाचाल। वक्ता की अगर हम बात करें तो वक्ता किसी भी विषय पर बोलता है, प्रभावशाली भाषण देता है, लेकिन वक्ता बहुत अधिक नहीं बोलता। वह अपने एक दायरे में होता है और जिस उद्देश्य को लेकर के बोलता है वहीं तक सीमित रहता है। तो वक्ता बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को नहीं कहा जाता है। अधिवक्ता वह होता है जो किसी विशेष समय पर बोलता है, तर्क वितर्क करता है। अधिवक्ता का अर्थ होता है वकील, इसलिए यह भी नहीं होगा। प्रवक्ता वह होता है जो किसी महाविद्यालय या विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त होता है और वह अपने किसी विषय विशेष पर अपना वक्तव्य देता है, वह प्रवक्ता कहलाता है। जबकि इसमें डी ऑप्शन जो आपका वाचाल है, वाचाल का अर्थ होता है बहुत अधिक बोलने वाला। तो जो बहुत अधिक बोलता है, स्वाभाविक सी बात है अनाप शनाप बोलेगा, जरूरी नहीं कि वह हर बात सही बोलेगा। तो इसी को हम वाचाल कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, दोनों शब्द हैं। विकल्प ए है समुदायवाचक विशेषण, बी है आवृत्तिवाचक विशेषण, सी है गणनावाचक विशेषण और डी है क्रमवाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए समुदायवाचक विशेषण। आप जानते हैं संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। इसमें आपका है
क्रमवाचक विशेषण जिसमें क्रम का बोध कराता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से। आवृत्तिवाचक विशेषण दूसरा है जिसमें गुना का बोध कराता है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। गणनावाचक विशेषण इसमें तीसरा है, या इसे आप पहले नंबर पे भी कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। समुदायवाचक विशेषण इसमें चौथा है, जिसमें दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरह से आता है। जबकि पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण, जिसमें प्रत्येक, हर एक, ये सब शब्द आते हैं। तो इसी को कहते हैं हम प्रत्येक बोधक विशेषण। तो कहने का मतलब यह है दोनों, तीनों, पांचों, दसों, ये सब क्या हैं? समुदायवाचक विशेषण हैं। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। विकल्प ए है द्विगु समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। लेकिन विकल्प सी बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। इसलिए विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, उपकूल में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। तो आप जानते हैं, यदि किसी शब्द का पहला पद कोई उपसर्ग होता है, अन, न, नकारात्मक उपसर्गों को छोड़ करके कोई अन्य उपसर्ग रहता है, तो वहां सदैव अव्ययी भाव समास होता है। आप देखिए उप यहाँ पर उपसर्ग है और इस वजह से इसमें समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा उपकूल में। विकल्प सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? विकल्प ए है 4, बी है 6, सी है 2 और डी है 3। देखिए वैसे तो समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन जब पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेदों की बात की जाती है तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? आप देखिए, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, जबकि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है और बहुव्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए, पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हो गए आपके? अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरे में आपका कौन कौन सा आता है? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, ये तीनों एक ही समास मान लिए गए क्योंकि सब में उत्तर पद की प्रधानता है। और द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता है और बहुव्रीहि समास में किसी पद की प्रधानता नहीं। इस आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? विकल्प ए है पानी बरस रहा है, बी है मैं गेहूं पिसवाता हूं, सी है श्याम निबंध लिखता है और डी है राम मोहन को रुला रहा है। आप देख सकते हैं, मैं गेहूं पिसवाता हूं में यहाँ गेहूं कर्म है, श्याम निबंध लिखता है में यहाँ निबंध कर्म है, राम मोहन को रुला रहा है तो यहाँ मोहन भी कर्म है। लेकिन पानी बरस रहा है यह एक प्राकृतिक घटना है और समस्त प्राकृतिक घटनाएं किसके अंतर्गत आती हैं? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं किसी भी स्तर पर कोई कर्म नहीं है। पानी बरस रहा है तो ये प्राकृतिक घटना होने की वजह से अकर्मक क्रिया है, जैसे सूर्य निकल रहा है, बर्फ पिघल रही है, पानी बरस रहा है, ये सब क्या है? आपके अकर्मक क्रियाएं हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 3। वर्तमान काल के वास्तव में 5 भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, जिसे हम अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। तो ये 5 वर्तमान काल के भेद होते हैं। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है,
द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में कौन एक शब्द नहीं आता? विकल्प ए है ब्राह्मण, बी है पक्षी, सी है दांत और डी है विदेह। ब्राह्मण, पक्षी और दांत, इन तीनों का अर्थ द्विज हो सकता है। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, दांत को भी कहते हैं, लेकिन विदेह नहीं कहते हैं। विदेह जनक जी को कहा जाता है। यहाँ विकल्प डी आपका सही है, विदेह द्विज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, अत्यल्प में संधि है। विकल्प ए है दीर्घ स्वर संधि, बी है गुण संधि, सी है यण संधि और डी है आदि संधि। तो इसमें आपका सही जवाब होगा यण संधि। अति धन अल्प बराबर अत्यल्प। आप जानते हैं यण संधि का नियम क्या होता है? प्लस के पहले छोटी ई छोटा ऊ रहेगा और प्लस के बाद जो है कोई भी भिन्न स्वर रहेगा। तो पहले जो है प्लस के पहले ई ऊ री रहता है और प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहता है तो वह प्रायः किस में बदल जाता है? य व र में बदल जाता है। ई य में बदल जाता है और उ व में बदल जाता है, री र में बदल जाता है। तो इसी को हम यण संधि कहते हैं। अति धन अल्प बराबर अत्यल्प हो गया, ई यहाँ पर य में बदल गया, तो यह यण संधि का उदाहरण है। तो प्लस के पहले क्या रहता है? ई उ र, ई उ री और प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर रहता है। तो ई उ और री बदलता किसमें है? य व और र में। यही क्या कहलाता है? आपका यण संधि कहलाता है। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? विकल्प ए है संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी है विशेषण और डी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। आप देख सकते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है, यह वह ये वे के तुरंत बाद अगर जातिवाचक संज्ञा आए और जातिवाचक संज्ञा के बाद फिर कोई संज्ञा आए, विशेषण आए, क्रिया आए या कोई पद आए, तो यह वह ये वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं और उनके बाद आने वाली जातिवाचक संज्ञा विशेष्य बन जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यह घोड़ा के बाद विशेषण आया है, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया, घोड़ा विशेष्य हो गया, अच्छा गुणवाचक विशेषण हो गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी होगा, यह सार्वनामिक विशेषण है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, किधर जा रहे हो? इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। विकल्प ए है कालवाचक, बी स्थानवाचक, सी है परिमाणवाचक और डी है रीतिवाचक। तो किधर जा रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको पहचानना है। आप जानते हैं इधर, उधर, किधर, जिधर, ये सब क्या है? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, क्योंकि इनसे स्थान का बोध होता है। तो यहाँ पर किधर शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, घंटा उपन्यास के लेखक हैं। विकल्प ए है ऋषभ चरण जैन, बी है पांडे वेचन शर्मा उग्र, सी है गुरुदत्त और डी है जैनेन्द्र। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, पांडे वेचन शर्मा उग्र घंटा उपन्यास के लेखक हैं और यह घंटा उपन्यास 1916 ईस्वी में उनके द्वारा लिखा गया। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की लेखिका हैं। विकल्प ए है प्रभा खेतान, बी है मन्नू भंडारी, सी है उषा प्रियमवदा और डी है ममता कालिया। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, उषा प्रियमवदा की महत्वपूर्ण कहानी है जिंदगी और गुलाब के फूल और यह कहानी 1661 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है, उषा प्रियमवदा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है, कवि और काव्य निबंध के लेखक हैं।
विकल्प ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है शांति प्रिय द्विवेदी और डी है गुलाब राय। तो इसमें आपका सही जवाब है शांति प्रिय द्विवेदी। कवि और काव्य निबंध के लेखक कौन हैं? शांति प्रिय द्विवेदी जी हैं और यह निबंध उन्होंने 1936 ईस्वी में लिखा। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। और इसी के साथ आज हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। तो इससे पहले कि मैं कुछ मुद्दों पर आपसे बात कर लूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज शाम 6 बजे हिंदी का ये टेस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है ये आपके लिए होगा और आप बराबर इसमें अपनी सहभागिता प्रदर्शित करिए, रोज प्रतिभाग करिए और अपने आप को जांचिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों ने बहुत बेहतर किया है। और देखिए कुछ प्रश्न तो इधर उधर होते ही हैं, लेकिन अगर आपने 80-85% भी प्रश्न सही तरीके से हल किया है तो यकीनन ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आप लगे रहिए और कोशिश ये करिए कि आपसे एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए, और अगर होता भी है तो कोई बात नहीं है, अगले टेस्ट में उसको सुधारने की कोशिश करिए। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।